आजकल हम कितना ही देखते हैं कि एक पल में रिश्ते बनते हैं और दूसरे ही पल टूट भी जाते हैं, और जब टूटते हैं तो कोई उसे उभर पाता है, कोई नहीं। आप भी कभी ना कभी किसी रिश्ते में जुड़े होंगे। तो आज ये एक बड़ी साधारण सी परिवार की कहानी आपको टूटे रिश्तों से कैसे संभलना है सिखाएगी, उन कोशिशों को दिखाएगी, जिंदगी उसके बाद कैसे जीनी चाहिए। 2016 की जापानीज मूवी आफ्टर द स्टॉर्म, डायरेक्टर हिरोकाज़ु कोरीडा, IMDb रेटिंग 7.3। दोस्तों, हमारे न्यू चैनल मूवीज ट्राइब 2.0 को भी पक्के से सब्सक्राइब कर ले, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें भी हम लगातार वीडियोस डालते रहेंगे, तो आपसे कोई कहानी सुनना मिस ना हो जाए। अब कहानी सुनते हैं। जापान के कोयोशु हाउसिंग कॉलोनी के एक छोटे से फ्लैट में योशिका हाल ही में अपने पति के गुजर जाने के बाद अब अकेली रहती है। आज उसकी बेटी चिनात्सु आई है, पिता के अंतिम संस्कार के बाद बचे खुचे कुछ काम में हाथ बटाने के लिए। रेडियो पे 23वें नंबर के तूफान के आने की आशंका बताई जा रही है। अब तक इस साल 22 तूफान गुजर चुके हैं। योशिका की पूरी जिंदगी ही 2 कमरे के मकान और एक आदमी के खड़े होने लायक बालकनी में कट गई। हर माँ बाप को आशा होती है कि उसके बच्चे उन्हें अच्छे दिन दिखाएंगे। हालांकि उसका बेटा शिनोडा एक नामी लेखक है, उसे स्थानीय पुरस्कार से नवाजा भी गया है, लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है। पिछले 15 सालों से वो एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा है और अपना खर्चा चलाने के लिए एक जासूस कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहा है। साल दर साल उसकी नाकामी और जिद की वजह से बीवी बच्चे भी उसे छोड़ गए हैं, उनका तलाक हो चुका है। आज वो भी माँ के यहाँ आने के लिए निकला है, पर शायद माँ कहीं काम से निकली है। वो जगह से चाबी निकालकर अंदर दाखिल हुआ। आने के साथ ही वो कमरे की हर अलमारी, हर दराज में कुछ ढूंढने लगा। माँ के आते ही वो चीजें जगह पर रखकर खड़ा हो गया और बातों बातों में माँ से पूछा, अच्छा माँ, बाबा की वो पुराने जमाने का शीशा स्क्रोल कहाँ है, जिसका दाम एक टीवी शो में काफी ज्यादा बताया गया था, क्योंकि अब वो बनते नहीं है। माँ बोली, वो तो उनकी चीजों के साथ कब का फेंक दिया गया है। लेकिन वो समझ गई कि उसे पैसों की दिक्कत है। पूछने पे वो अकड़ कर बोला, नहीं तो मुझे क्यों होगी जरूरत, और इस बार तो मुझे काम पे बोनस भी मिला है। माँ चाहती है कि वो आज की रात रुक जाए, पर उसे काम से जाना होगा। जेब में आखिरी नोट की पत्ती होने के बावजूद उसने वो माँ को दे दिए। हालांकि पति का पेंशन तो उसे मिलता है, पर थोड़े बहुत खर्चे बेटे से मिलकर योशिका को अच्छा ही लगा। बस स्टॉप तक जाते हुए माँ ने उससे उसकी तलाकशुदा पत्नी और बेटे शिंगो के बारे में पूछा। एक शिंगो ही तो है जिससे मिलने की आस में वो छोटे मोटे काम कर रहा है, ताकि उसकी पढ़ाई का खर्चा दे सके और उसकी कस्टडी हाथ से न निकल जाए। अब वो एक सेकेंड हैंड सामान मिलने वाली दुकान पर गया और एक पुराना कैमरा खरीदते वक्त उसे पता चला कि सालों पहले उसके बाबा यहाँ एक शीशा स्क्रोल गिरवी रखने आए थे, लेकिन वो फिर वापस ले गए। यानी आखिरी वक्त तक वो बाबा के पास ही था। एक दिन वो अपने असिस्टेंट केंटो के साथ एक महिला से किसी रेस्टोरेंट में मिलने गया। वो उसके जासूस कंपनी की किसी क्लाइंट की बीवी है, जिसपे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के शक होने की वजह से उसके पति ने जासूस कंपनी को उसकी जासूसी के काम पे लगाया था, ताकि तलाक देते वक्त उससे अपनी बीवी को पैसे न देने पड़े। और उसका शक सही भी निकला। शिनोडा के पास उसके आशिक के साथ घूमने फिरने और एक होटल में जाने के सबूत तस्वीरों में मौजूद है। यानी इस शादी में दोनों तरफ से ही प्यार खत्म हो चुका है। अब वो यहाँ उस औरत को एक फायदे का सौदा बताता है कि वो उसके खिलाफ सारे सबूत रफा दफा कर देगा, मगर इसके लिए उसे पैसे देने होंगे। वो यही कुछ टिगड़म लगाकर अपना महीना चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब से खर्चा निकालना मुश्किल है। उसने पहले ही अपने बेटे के लिए बेसबॉल ग्लव्स खरीदने वाले पैसे अलग कर केंटो को थमा दिए, ताकि खर्च ना हो जाए। फिर वहां से वो साइकिल की रेस की जुआ में पैसे लगाने गया, मगर आज का दिन लकी साबित नहीं हुआ। उसके पैसे डूब गए। सच में जुआ एक बुरी लत है। आखिरकार बेटे के लिए रखे पैसे में से भी कुछ उसने केंटो से मांग लिए। अब जब वो जासूस कंपनी के दफ्तर पहुंचा, बॉस को दोनों ने मिलकर झूठ बता दिया कि उसकी बीवी का कोई चक्कर नहीं था, ये सब उनके क्लाइंट का वहम है। शाम को वो अपनी पत्नी कोयोको के ऑफिस के बाहर उसे देर तक देखता रहा। रात को थक हार घर पहुंचा और जब तक वो अपनी अधूरी नोवेल लिखने बैठता, उसे नींद आ गई। अगले दिन रविवार को केंटो सुबह सुबह उसका दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि आज उसके बेटे शिंगो का बेसबॉल मैच है। वो दूर से अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए दूरबीन से मैच देख रहा है।
उसी की तरह ही शिंगो को भी खेल में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मगर आज कोयोको के साथ कोई और भी आया है, उसका नया बॉयफ्रेंड। तुरंत केंटो ने उसकी पूरी जानकारी इंटरनेट में निकाली। बिजनेस स्कूल से पढ़ा है, बड़ी कंपनी में सालाना 15 लाख की तनख्वाह उठाता है, और जो बेसबॉल ग्लव्स देने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे वो पहले से ही शिंगो के पास है। हो ना हो उसे आदमी ने दिए होंगे। दोनों काफी करीब बैठे हैं। शिनोडा को उन्हें साथ देख अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करे, अकेली माँ बच्चे का इतना खर्च नहीं खींच सकती। उसे भी किसी की जरूरत है कि जिस पे वो भरोसा कर सके, जिसके पास वो शाम को घर लौट सके। अब वहां से वो उनके पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट गया और मौका पाकर शिंगो से बात करने की कोशिश की। उसने उस नए आदमी के बारे में पूछा। शिंगो को भी वो पसंद नहीं है, पर बाबा को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे महीने में एक बार शिंगो से मिलने की इजाजत है और इस महीने वो अगले रविवार को मिल रहे हैं। इधर दूसरी तरफ वो आदमी कोयोको से कहता है, इस तरह शिनोडा या उसके परिवार से शिंगो का मिलना जुलना ठीक नहीं। कोयोको हंसी हंसी में बात दबाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन शिनोडा को उसका पब्लिशर बुलाता है। चूंकि कई साल से उसकी कोई किताब नहीं आई, इसीलिए वो उसे एक कॉमिक लिखने का प्रस्ताव देता है। एक अवार्ड विजेता के लिए छोटे मोटे कॉमिक्स लिखना थोड़ी शर्म की बात है। वो उसे मना करके निकल गया। अब रविवार नजदीक है। वो जब शिंगो से मिलने जाएगा, उसे कोयोको को बेटे की पढ़ाई के खर्चे के पैसे देने हैं, जो अब तक वो जुगाड़ नहीं कर पाया है। मजबूरन वो अपनी बहन चिनात्सु से मिलने गया, पैसों की मदद मांगने। चिनात्सु बोली, याद है तुम्हें, तुमने कहा था तुम बाबा जैसा नहीं बनना चाहते क्योंकि तुम्हें उनकी बेकारी, पैसे मांगने और जुए की लत में नहीं पड़ना। मगर पता है, आज तुम उन्हीं की तरह लग रहे हो। तुम्हें उनकी सारी बातें घर कर रही है। वो अपनी जिंदगी में थोड़ी मेहनत कर लेते तो आज तक माँ को उस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ता। शिनोडा खामोश है। वो अपने बाबा की इन आदतों को पसंद नहीं करता था, इसीलिए तो उनसे दूर रहा। अब एक दिन जासूस कंपनी के दफ्तर में एक आदमी रोता हुआ आया क्योंकि उसकी तलाक हो चुकी बीवी अब किसी और आदमी के साथ है जो उसे बर्दाश्त नहीं। वो उनके बारे में पता लगाना चाहता है। शिनोडा ऊपर से मुस्कुरा तो रहा है, मगर हालात उसके भी कुछ उस आदमी की तरह ही है। जब तक कोयोको उसके पास थी, उसे उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। उसकी बातों को कभी तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसे लगा था वो तो हमेशा साथ में रहेगी। केंटो ने भी कहा, मैंने तलाक होने से पहले तक कभी भी आपके मुंह से मैडम के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर शिनोडा को ताजुब हुआ। अब उसी हफ्ते किस्मत से उसी महिला ने उससे दोबारा संपर्क किया और इस बार वो अपने पति के जासूसी के लिए आई है। जल्दी उसके पति के खिलाफ भी सबूत मिल गए। अब वो उससे तलाक के बाद मोटे पैसे ऐंठेगी। लेकिन इन सब के बीच शिनोडा का काम बन गया और रविवार भी आ चुका है। बुक फेयर के सामने कोयोको शिंगो को लेकर उसका इंतजार कर रही है और उसके आते ही बोली, हमेशा की तरह ही लेट हो। शिंगो को उसके साथ दिन भर के लिए छोड़ वो चली गई। वहां से शिनोडा उसे जूते खरीदवाने ले गया। शिंगो समझदार बच्चा है, बाबा के हालात समझता है। उसने महंगे जूते छोड़कर कम दाम के जूते उठा लिए। ये बात शिनोडा से अनदेखा नहीं रहा। फिर वो उसे वही जूते दिलाने काउंटर की तरफ तो गया, मगर दाम देखकर उसने जूते में हल्की सी खरोच लगा दी, जिससे उसे कुछ रुपए की छूट मिल गई। अब खाते वक्त उसने शिंगो से उसी आदमी के बारे में पूछने की कोशिश की, पर शिंगो ने ज्यादा जवाब नहीं दिया। वो बस हाँ में सर हिलाता रहा क्योंकि कुछ कहेगा तो बाबा को बुरा लग सकता है। फिर वहां से निकलकर दोनों ने ढेर सारी लॉटरी टिकट्स खरीदी। फिर शिनोडा ने अपनी माँ को फोन किया कि वो शिंगो को लेकर वहां आ रहा है। उसे मालूम है कि शिंगो को दादी के साथ समय गुजारना कितना अच्छा लगता है, पर अब हालातों की वजह से हो नहीं पाता। यहाँ दादी के घर चिनत्सु और उसके बच्चे आए हुए हैं। शिनोडा के आने की खबर सुनते ही वो नाक भौं सिकोड़कर बोलने लगी, तुम उसकी आदत बाबा की तरह खराब मत करो माँ, उसे पैसे बिल्कुल मत देना। जबकि माँ की पेंशन का ज्यादातर हिस्सा उसके खुद के बच्चों पर खर्च होते हैं। लेकिन योशिका आज खुश है। बड़े दिनों बाद शिंगो आने वाला है। घर पहुंचते पहुंचते बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। घर के पास एक पार्क है। उस और इशारा करते हुए शिनोडा ने बताया, एक रोज जब मैं बहुत छोटा था, बारिश के मौसम में मैं और तुम्हारे दादाजी यहाँ रुके थे। उस दिन बड़ा मजा आया था। हमारे पास टॉर्च थी और खाने को बिस्किट्स।
फिर शिंगो ने पूछा, तो दादी ने गुस्सा नहीं किया? उन्हें अगर पता लगता तो शामत आ जाती, कहते हुए वो हंस पड़ा। घर पहुंचा तो चिन्नत्सु अब भी वही है, मगर बारिश तेज होने से पहले ही वो लोग निकल गए और नीचे उनकी मुलाकात कोयोको से हो गई। वो शिंगो को लेने आई है। योशिका उसे ऊपर ले आई। अब वो अपनी सास का हालचाल पूछ तो रही है, लेकिन साथ ही शिनोडा से गुस्सा भी है। क्या जरूरत थी उसे शिंगो को यहाँ लाने की? वो बोला, अरे शिंगो ही दादी से मिलने की जिद कर रहा था। फिर सबसे बातचीत होने लगी, लेकिन इस बीच शिनोडा किसी न किसी तरह कोयोको का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में लगा है। शिंगो ने एक कहानी लिखी है दादी के लिए, जिसे वो उन्हें पढ़कर सुना रहा है। लगता है उसे भी शिनोडा का हुनर मिला है। दादी का खाना सबको बहुत पसंद आया। शिनोडा के कपड़े में खाने का दाना गिर गया है। माँ साफ करते हुए बोली, ये मर्द कद में बड़े हो जाते हैं पर दिमाग से हमेशा बच्चे रहते हैं। बेशक वो ये अपने बेटे को सुना रही है, क्योंकि वो अब भी चाहती है कि उनका घर बस जाए। जब निकलने का वक्त आया, सबने उन्हें रोकने की कोशिश की। दादी तरह तरह के बहाने बनाने लगी। अरे कल स्कूल थोड़ी खुला रहेगा, देखो कितना तेज तूफान आ रहा है, घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी तुम्हें। उस पे शिनोडा बोला, हाँ और टैक्सी भी तो नहीं मिल रही। मजबूरन कोयोको को रहने के लिए राजी होना पड़ा। इससे शिंगो तो बड़ा खुश है। दादी भी झट से नहाने का पानी गर्म करने लगी कि कहीं फिर से उनका इरादा न बदल जाए। मगर यहाँ जो शख्स सबसे ज्यादा खुश है वो है शिनोडा। अब दादी और पोता साथ बैठे हैं। दादी उसे शिनोडा के बचपन की लिखी कहानियां दिखा रही है। धीरे से शिंगो बोला, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा ना तो एक बड़ा सा घर लूंगा, जहाँ मैं, बाबा और आप सब एक साथ रहेंगे। बच्चे की ख्वाहिश सुनकर दादी की आंखें नम हो गई। काश ये हो पाता। अब दादी तीनों का बिस्तर साथ लगा रही है, क्योंकि घर छोटा है। मगर कोयोको और शिनोडा को अलग हुए 2 साल हो चुके हैं। ये उनके लिए थोड़ा अजीब है। अब दोनों ही कमरे में बैठे हैं और उनमें बहुत सी बातें हुई। शिनोडा ने कभी भी कोयोको या शिंगो को लेकर इतना नहीं सोचा था जितना अब सोचता है। खैर, कोयोको बोली, अब समय जा चुका है, तुम्हें हम दोनों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन शिनोडा एक बाप होने का पूरा फर्ज निभाना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे कॉमिक्स किताबों में क्यों ना लिखना पड़े। फिर बातों बातों में उस आदमी की बात निकली जो इस वक्त कोयोको की जिंदगी में शामिल है। वो पूछना चाहता है कि क्या वो सच में उसे शादी कर लेगी, पर इसका कोई सीधा जवाब उसे नहीं मिला। क्या तुम उससे प्यार करती हो? कोयोको बोली। जिंदगी सिर्फ प्यार करने का नाम नहीं, आगे बढ़ते हुए प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। फिर दोनों में पुरानी बातें, आदतों को लेकर वही तकरार हुई जिसकी वजह से उनका तलाक हुआ है, और तर्क इस बात पर आकर खत्म हुई कि उसने शिंगो के लिए आज तक किया ही क्या है। आज शिनोडा की आंखों से नींद गायब है। वो बाहर ताक पर रखी चीजों को टटोल रहा है कि तभी उसे बाबा का वही पुराना स्क्रोल आखिरकार मिल गया। उसकी आवाज से माँ जग गई। सोई नहीं अभी तक बेटा? फिर कुछ देर वो खिड़की से तूफान को ताकती रही। ये तूफान भी धीरे धीरे थम जाएगा, पर शिनोडा बेचैन है। माँ बोली, तुम मर्दों की एक खराबी है, कभी आज भी क्यों नहीं जीते? या तो गुजरे वक्त का मलाल करते रहते हो या आने वाले वक्त की चिंता। अभी तुम्हारे पास ना वो पल है जो चला गया, ना ही उसके वापस आने की कोई संभावनाएं हैं, और ना ही आने वाला कल आ जा सकता है। तो आज में जियो ये मौका जो वक्त तुम्हें दे रहा है। माँ कभी कभी बहुत गहरी बात कह जाती है। वो बैठा सोच ही रहा था कि शिंगो कमरे से बाहर आया। अंदर कोयोको भी जगी हुई है। आज लगता है इस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं है। शिनोडा ने पूछा, बाहर चले? उसी पार्क में झूले के नीचे। ये सुनकर शिंगो के चेहरे पे मुस्कान आ गई, और फिर दोनों खाने पीने का कुछ सामान और एक छाता लेकर निकल पड़े। कमरे से कोयोको ने भी उन्हें बातें करते सुना, मगर रोका नहीं। जब दोनों चले गए तो कोयोको और योशिका साथ बैठे बातें करने लगे। योशिका ने पूछा, क्या तुम दोनों में सब कुछ खत्म हो चुका है? उसने हाँ में सर हिलाया। योशिका रो पड़ी। शायद ये परिवार अब पहले जैसा नहीं हो सकता, मगर जरूरी नहीं कि खत्म होने वाली हर चीज को बदसूरत बना दिया जाए। एक रिश्ता खत्म होने से सारे रिश्ते खत्म हो जाए। वो उनसे पहले की ही तरह मिलने आया करेगी, शिंगो को भी साथ लाएगी।
योशिका ने दोनों के बीच की परिस्थिति को मान लिया है। इधर बाप बेटा अच्छा वक्त बिता रहे हैं। थोड़ी देर बाद कोयोको भी वहां आई और दोनों ने स्वीकार किया कि जिंदगी ऐसी होगी इसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। तूफान का धीमा होने के साथ उनका मन भी शांत हो गया। तभी शिंगो को पता चला कि उसकी जेब में रखी लॉटरी टिकट आते वक्त गिर गई है। फिर तीनों पानी में भीगते हुए इधर उधर बिखरे टिकट बटोरने लगे। ऐसा लग रहा है मानो वो इस तूफान में जिंदगी की लॉटरी ढूंढ रहे हो और इस तूफान के खत्म होने के बाद अगली सुबह के आसमान की तरह सब साफ हो गया। दादी को अलविदा कह तीनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सोनोडा अपने बाबा का वही स्क्रोल दिखाने के लिए एक दुकान में रुका। उसकी कीमत जितना उसने सोचा था उससे कई ज्यादा निकला। साथ उस आदमी ने शिनोडा की लिखी पहली किताब निकालकर उसके ऑटोग्राफ मांगे और कहा, जब ये पहली बार छपी थी तुम्हारे बाबा ने इसकी मुफ्त कापियां हर दुकान में बांटे थे। बाबा के साथ कभी भी अच्छे संबंध ना होने के बावजूद बाबा की ये बातें उसके दिल को छू गई। उसे एक बात समझ में आई कि वो हमेशा आज से भागता रहा है। ना तो वो तब अपने बाबा को अपना सका, ना ही आज। वो और कोयोको जिस हालातों में खड़े हैं उसे भी मंजूर नहीं कर पा रहा है। लोगों ने, कोयोको ने उसे कितना समझाया, कितना कहा कि एक अच्छी नौकरी कर लो, पर वो इस बात को भी तो नहीं मंजूर कर पाया कि उसके लिखने के दिन पीछे छूट गए हैं और देखते देखते 15 साल गुजर गए। कोयोको ने तो फिर भी बहुत धीरज रखा उसके साथ। अब शिनोडा ने उसे बेचने का मन बदल लिया। बाहर कोयोको और शिंगो उसका इंतजार कर रहे हैं। अगले महीने फिर मिलने का वादा लेकर शिंगो माँ के साथ चल दिया और शिनोडा उन्हें दूर तक जाते हुए देखता रहा। अपनी जिंदगी को खुद से ही मंजूर करना बहुत बड़ी बात है, मगर कई दफा ये एहसास होते होते देर हो जाती है। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू।